नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सब इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संघ राज्य संबंध, यानी संघ और राज्य के बीच से संबंध से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का जो उल्लेख है वह किस अनुसूची में किया गया है? छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची या आठवीं अनुसूची? आपको बताना है कि विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य जो वितरण हुआ है वह कौन से अनुसूची में किया गया है। तो ये किया गया है आपका सातवीं अनुसूची में। ठीक है, किसमें किया गया है? सातवीं अनुसूची में। देखिए, जो हमारा संविधान है उसकी सातवीं अनुसूची में यह प्रावधान दिया गया है। और वहीं अगर पूछा जाए भाग, तो भाग कितना? 11। ठीक है, भाग 11 में अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 के अंतर्गत। ठीक है, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य जो वितरण हुआ है इसका उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। और कौन से भाग में? भाग 11। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 246। और इसी के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर विधि यानी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन बी है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो जो आपके लिए इजी हो उसमें आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना जो की गई है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना जो की गई है वह किसके अंतर्गत किया गया है? तो देखिए ये जो किया गया हमारा संविधान जो है उसके भाग कितना? भाग 12 में। ठीक है, भाग 12 में अनुच्छेद 268। ठीक है, अनुच्छेद 268 से कितना तक? 293 तक। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी है। इसमें क्या है? यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, विवेचना की गई है। और हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग और संघ राज्यों के बीच जो टैक्स है उसके लिए जुर्माना और संग्रहित यानी कलेक्ट करने का जो है इसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है, किया इसी में उल्लेखित है। कौन से? अनुच्छेद 268 से लेकर 293 के अंतर्गत। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। शेयर बाजार, ठीक है, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन और मजदूर संघ। तो भैया यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा शेयर बाजार का और वायदा बाजार। ठीक है, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार जो है इस समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका किस में आता है? ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। शेयर बाजार और वायदा बाजार जो है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। बाकी अन्य जो है यहाँ पे वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन और मजदूर संघ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण जो है इसको 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। इसके अंतर्गत राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण जो है ये पहले किसमें था? ये पहले संघ सूची में था, सॉरी राज्य सूची में था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, इसमें क्या किया गया? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, किसे? वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? यहां पे थोड़ा आप सही कर लेंगे। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो देखिए
यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें वन भी, न्याय प्रशासन भी और जनसंख्या नियंत्रण, इस सभी को क्या किया गया है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1976 में हुआ था, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया। इसमें क्या किया गया, राज्य सूची से हटाकर इन सभी को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, जो गठित हुई थी, और कब हुआ था 2005 में। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसे हम कहते हैं। और इसी के अनुशंसा के आधार पर स्थानीय सरकारों के लिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ओम्बड्समैन, इसका मतलब होता है लोकपाल, हिंदी में क्या कहते हैं लोकपाल, और इसी की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? पुलिस, आपराधिक मामले, संचार, या फिर विदेशी मामले? यहाँ पे समवर्ती सूची का आपको पूछा गया कौन सा विषय है इन चार ऑप्शन से जो कि समवर्ती सूची का है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। देखिए, आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, जबकि संचार है, विदेशी मामले, ये सभी संघ सूची में आते हैं। और जो पुलिस आता है वह किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपराधिक मामले जो है ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत, और ये सभी जो है ये आता है आपका संघ सूची के अंतर्गत। क्लियर? तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा क्या रहेगा? आपका रहेगा आपराधिक मामले, बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो देखिए, हमारा जो मूल संविधान था उसमें संघ सूची की संख्या कितनी थी? 97 थी। ठीक है, कितनी थी? 97। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। ठीक है, और राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, 97 क्या था? ये था आपका संघ सूची। संघ सूची 47 जो था ये क्या था? ये आपका था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। और 66 जो था ये था राज्य सूची। ठीक है, और वहीं अगर देखा जाए वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 है। और समवर्ती सूची में कितना है? 52। ठीक है, और राज्य सूची में कितने हैं? 61 वर्तमान में जो है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतरराज्यीय व्यापार पर टैक्स लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? अंतरराज्यीय व्यापार पर टैक्स लगाने के लिए कौन ऑथराइज है, कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद, या राज्य विधायिका? कौन है? तो यहां पे है आपका संसद। ठीक है, अंतरराज्यीय व्यापार जिसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड, इस संघ सूची का विषय है, और इस पे टैक्स लगाने का जो या फिर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल किसके पास है? संसद के पास है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल जो है आपका कौन सा? 249, वो किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को बीपीएससी में भी पूछा है इस बार, 67th प्री जो री एग्जाम हुआ है इसमें। ठीक है, तो 249 जो है संबंधित वो किससे है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, या संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, या राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। किससे संबंधित है अनुच्छेद 249? तो किससे है? तो यह है आपका राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 249 है इसके अनुसार अगर कोई राज्यसभा अपनी यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे
कि जो राज्य सूची है वह कोई विषय राष्ट्रीय महत्व यानी नेशनल इंटरेस्ट का है तो उस विषय पर कानून जो है वह संसद बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया जो रिजोल्यूशन है, संकल्प जो है वो अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक इनफोर्स रहेगा यानी एक्टिव रहेगा, प्रवृत्त रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं वह किसमें उल्लेखित है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या उपयुक्त सभी? तो किसमें है? जिसमें कि केंद्र भी और राज्य भी दोनों कानून बना सकते हैं, तो यह है आपका समवर्ती सूची, सी। ठीक है, देखिए समवर्ती सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व, ठीक है, रीजनल और नेशनल इंटरेस्ट जो है इस विषय को शामिल किया गया है और इस पर कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार जो है संसद के पास भी है और राज्य विधानमंडल के पास भी है, यानी कि दोनों के पास है। लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि जो होगी उसके विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगा। मान लीजिए कोई कानून है जो कि राज्यसभा बनाया है, ठीक है, सॉरी संसद ने बनाया है और किसी विधानमंडल ने बनाया है, तो अगर उस पर कोई भी विरोध हो तो उसके बाद संसद के द्वारा जो बनाई गई विधि होगी उसे ही मान्य माना जाएगा, ना कि किसी राज्य की विधान मंडल की कानून को। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर संसद? बताइए, भारत में हमारा जो क्या है सबसे ऊपर संविधान है, तो संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो किसमें है? संसद में है ना, तो ऑप्शन डी। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 248 है, 248, इसके अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां के बारे में उल्लेख किया गया है और भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने यानी कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास ही है। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो राज्यों में है और कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संघ सरकार में निहित है। किसमें? संघ सरकार में। लेकिन हमारे देश में किसमें है? संसद में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट रहेगा। हमारे देश में कहाँ पे है? संसद में है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों में है, स्टेट्स में है और कनाडा में कहाँ पे है? संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 कहता है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद 262, 263, 266 या 249? तो भैया ये कौन सा होगा सही आंसर? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 263 है इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो सरकारिया, ठीक है, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 को की गई थी और यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? देखिए, क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल का सृजन जो हुआ वो किसके द्वारा हुआ? संविधान के द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? किसके द्वारा क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है? तो हुआ है किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा। बी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, संसद के द्वारा पारित अधिनियम से अगर देखा जाए तो 1956 में पांच क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी जो कि था दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम। और इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1971 में किया गया। ठीक है, और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है भाई? अनुच्छेद 265, 266, 287 या अनुच्छेद 300? तो ये किस में प्रावधान है? तो ये जो प्रावधान है वो किस में है? अनुच्छेद 265 में, आर्टिकल 265।
हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 265 में यह बताया गया है कि विधि के प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी ऑफ लॉ जो है, इसे कोई भी टैक्स, ठीक है, अधिरोपित या संग्रहित यानी कलेक्शन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसी में यह सारा कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 15 है, देखिए और जवाब दीजिए अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या फिर समिति संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा समिति है या आयोग है इन चार ऑप्शन में से जो कि संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। सरकारिया आयोग, राज मनार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग। तो कौन सा सही आंसर रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन सी। चुनाव सुधारों के लिए 1998 में 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति द्वारा इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य जो था वो था चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने की जो व्यवहार्यता था उसका अध्ययन करना। और इस समिति ने राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च के लिए राज्य वित्त प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया। और इस व्यवस्था से उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आपके संघ राज्य संबंध से जुड़े टॉप 15 क्वेश्चन थे, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद भी आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई कमी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव भी हो तो आप हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में।